नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार की जनता से बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के सभी मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि जिस तरह हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने बताया कि एसआईआर 24 जून को शुरू किया गया था और समय सीमा तक पूरा हो गया। नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ईआरओ लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव होगा। पटना में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, जहां अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ऐसे सुशासन वाली सरकार में चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बिहार में अब सुशासन है। बिहार में सत्ता से कोई भी अपराधी बच नहीं पाया। नीतीश कुमार जी का ऐसा नेतृत्व रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते और निष्पक्ष चुनाव दोनों को साथ समझिए कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है बिहार को आगे ले जाने में, उसमें बिहार आगे बढ़े। बिहार चुनाव से पहले भाजपा ने जनता को घोषणा पत्र की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज पटना से सुझाव पेटी रथ को रवाना किया, जो सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से सुझाव लेगा। इसके साथ ही विकसित बिहार नाम की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। इन दोनों माध्यमों से पार्टी जनता से सुझाव एकत्र करेगी और घोषणा पत्र को जन भावनाओं के अनुरूप तैयार करेगी। और 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक जो है, हम प्रत्येक विधानसभा के चौक चौराहा पर इस सुझाव पेटी को में लोगों से, मतदाता से सुझाव लेंगे कि आप एनडीए सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, क्या आप चाहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र में हम रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अब जो काम रह गई है एनडीए सरकार के द्वारा, इस घोषणा पत्र में हम चाहते हैं कि विधानसभा के सभी प्रमुख मांगों को अपने घोषणा पत्र में रखने का काम करें और बहुत पारदर्शिता के साथ जनता के उम्मीद पर खरा उतरना एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी सुझाव पेटिका में मैनिफेस्टो कमेटी अपना ये अभियान चला रही है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राजद शासनकाल में अपराधियों का बोलबाला था। पटना में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राय ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। उन्होंने कहा कि राजद शासनकाल में गरीब लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया। उस 15 वर्षों के राजद के शासनकाल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की हालत अब बिहार चलाने वाली नहीं रही। कुछ रिटायर्ड अधिकारी अपने निजी लाभ के लिए नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इससे साफ हो रहा है कि सीएम नीतीश अब बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है। घटनाएं जो है सामने आ रही है, चाहे राष्ट्रगान का अपमान का हो, चाहे जिस भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति करते हो, या महिलाओं की बात हो, या कल जिस तरीके से उनके हाथ जोड़ने का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी जो है बिहार चलाने के योग्य नहीं रहेंगे। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी को लालू प्रसाद के सेहत की चिंता करनी चाहिए क्योंकि वो शारीरिक रूप से बीमार हैं। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि नीतीश कुमार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले अपना घर संभालें। राजनीतिक रूप से तो आप बीमार पड़ गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली ने पिता पुत्र की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है और माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई साजिश कर सकता है और नीतीश कुमार जी स्वयं इस बिहार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वास्थ्य को ठीक किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी की चिंता से ज्यादा अच्छा होगा कि पितृधर्म का पालन करिए, पिता की सेवा करिए। पिता का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बीमार हैं, लेकिन उसके 2005 के नवंबर से लगातार नीतीश कुमार जी की कार्यनीति से राजनीति में पटखनी मिल रहा है। समाचारों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। स्वागत है समाचारों में आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा के राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस स्टेडियम का उद्घाटन हो जाने के बाद अब बिहार में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच हो सकेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बताया कि स्टेडियम का निर्माण बीसीसीआई के निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया है। इस स्टेडियम में 39,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सर एक तरफ सर, एक मिनट खड़ा हो जाइए सर। ये बिहार काफी पीछे था ये खेल के क्षेत्र, और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इस क्षेत्र में काम हुआ है काबिले तारीफ है।
और हम उनके शुक्रगुजार हैं, बिहार वासी उनके शुक्रगुजार है। निश्चित रूप से आने वाला दिन ये बिहार का होगा। लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि बाजार समिति का निर्माण पूरा होने के बाद किसानों की आय दोगुनी होगी। साथ ही जिले के युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हलसी के अंदर कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। बिहार के अंदर लखीसराय भी एक नए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसकी एक अच्छी शुरुआत है और ये कदम यहाँ के किसानों को आने वाले दिन में इसका बहुत लाभ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी जो भारत सरकार की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का द्वारा शुरुआत की गई है, उसका भी शुभारंभ आने वाले दिन में होगा। उसके भी कार्य जब जमीन पर दिखाई पड़ेंगे। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने आज दरभंगा के जाले विधानसभा अंतर्गत सिंहवारा प्रखंड में 28 करोड़ रुपए की लागत से 17 सड़कों समेत 2 उच्च स्तरीय ब्रिज का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जीवेश कुमार ने कहा कि पूरे प्रदेश में एनडीए सरकार द्वारा जो विकास किया जा रहा है उसे बिहार की जनता देख रही है और निश्चित एक बार फिर बिहार में एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी। सब चलेगा बीच में RWD अशोक चौधरी जी को भी धन्यवाद देता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं कि एक साथ इतनी बड़ी योजनाओं का, इतनी सड़कों का और पुल का शिलान्यास करने का अवसर हम सभी लोगों को मिला है। सिंहवारा के लिए अपने आप में ये बड़ी सौगात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 16 करोड़ की लागत से भव्य ब्लॉक परिसर सिंहवारा का बनेगा। तो ये सब काम विकास को मिल रही नई रफ्तार। फिर से नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा अध्यक्ष और पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव ने आज पटना सिटी में 12 करोड़ रुपए से बनने वाले कुल 14 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पटना सिटी की छोटी पहाड़ी पर स्थित मध्य विद्यालय को शिक्षा विभाग ने उत्क्रमित +2 विद्यालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। नीतीश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। बारह करोड़ की लागत से इन योजनाओं का काम होगा। लगातार पटना साहिब के अंदर समग्र विकास योजना और विधायक फंड की योजनाओं से नगर विकास और पथ निर्माण विभाग के सहयोग से 125 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम आज पूरा हो गया है। अधिकांश सड़कों में काम भी लग गया है और जल्दी सब में काम लग जाए और पूरा हो जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में मदर डेयरी के नए संयंत्र का शिलान्यास किया गया। इसका शुभारंभ पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के शुरू होने से किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। वहीं मदर डेयरी के चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की किसानों की आमदनी को दोगुनी करने को लेकर बेहतर काम कर रही है। इसके लिए मैं इनके बहुत बहुत धन्यवाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहले पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, खेती करने वाले को मिलता था। किसान क्रेडिट कार्ड मतलब 4% ब्याज पर ऋण मिलना, बाकी सरकार देती है। ये हमने शुरू किया 14-15 से लेके 23-24 के बीच देश के अंदर दूध उत्पादन में 63.56% की वृद्धि हुई। एक नए प्लांट का शिलान्यास किया है जिसमें दूध के अलावा हम दही, छाछ, मीठा दही, पनीर जैसे अन्य उत्पाद का भी उत्पादन करेंगे। और आज सुबह ही उसमें हमने भूमि पूजन और शिलान्यास आदरणीय राधा मोहन सिंह जी के उपस्थिति में किया है, तो मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। और साथ में यहाँ के किसानों को आगे भी हम अच्छी तरह से
उनके दूध उत्पाद का अच्छा दाम दे सके, उसके लिए कटिबद्ध रहेंगे। समाचारों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। स्वागत है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। इससे सुपौल जिले के 5 प्रखंडों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि सभी जगहों पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम को लगा दिया गया है। अंचल अधिकारी बाढ़ पीड़ितों के बीच प्लास्टिक और मोमबत्ती का वितरण कर रहे हैं, जिससे लोग तटबंधों पर रात गुजार सकें। वहीं जिला प्रशासन द्वारा कोशी तटबंध के किनारे रहने वाले लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। 5 लाख पानी क्यूसेक रिलीज हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया आप तटबंध से बाहर निकलकर ऊंचे स्थान पर जगह लें और स्थानीय जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और अंचलाधिकारी के माध्यम से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका जरूर पालन करें। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से कोसी नदी के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। शाम 4 बजे तक कोसी बराज से 5,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोसी बराज के सभी 56 फाटक को खोल दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन सहरसा द्वारा लगातार माइकिंग कर लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया है। नौहट्टा अंचलाधिकारी ने बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। वहीं बाढ़ पीड़ितों के रहने के लिए स्कूलों में ठहरने के साथ ही सामुदायिक रसोई की भी व्यवस्था की गई है। सभी ग्रामीणों से निवेदन है, अपील है कि आप सभी लोग ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। या आज नेपाल के द्वारा 5,10,000 क्यूसेक पानी अभी तक में छोड़ दिया गया है, जिससे कि संभावना है कि रात तक में जलस्तर बढ़ेगा। जिसके लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था किया जा रहा है। जिला प्रशासन बिल्कुल तैयार है। सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा स्थित भारत नेपाल सीमा पर पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण झीम नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसकी वजह से सोनवर्षा और परिहार प्रखंड के कई गांव में नदी का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि बाढ़ में फंसे लोगों को भोजन और आवास की व्यवस्था की जाए। जब से पानी आया है हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन एक अनुरोध करना चाहते हैं तिरस्ती पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि, खास करके मुखिया, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, सरपंच हो, पंच हो, वार्ड सदस्य हो, उनकी पूरी जवाबदेही बनती है। मैं अपने सर जो चूंकि जनप्रतिनिधि तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम अभी बरसात में यहाँ घूम रहे हैं, बाकी साथी कहाँ तो मैं नहीं जानता हूँ। पानी की बारिश की वजह से रोड खराब है, इसीलिए रुके हैं। जाने लायक रोड नहीं है, डूबा हुआ है। पश्चिम चंपारण में सिकटा नदी पर बना पश्चिमी तटबंध मूसलाधार बारिश से टूट गया है। इससे हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं सिकटा रेलवे लाइन से उत्तर दक्षिण दोनों किनारों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। इन लोगों का कहना है कि सिकटा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सूद लेने नहीं आया। कल 4 अक्टूबर को जो बारिश हुई है दिन भर, उस बारिश के कारण हमारे सिकटा प्रखंड के सिकटा गांव का जो सिकटा गांव में जो सिकटा नदी है, उस नदी का पश्चिमी तटबंध टूट चुका है, जिस कारण से सिकटा गांव में करीबन 3 से 4 फीट पानी लगा हुआ है। हामी से पूरा किसान मन परेशान था, और बाढ़ से जो भी पटवन वटवन करके लोग
फसल तैयार किया है। अब तैयार फसल समझिए अब खत्म हो जाएगा, पूरा सभी खेत भर गया। लड़ा वाला धान जो है वो तो अब फूटेगा नहीं। केंद्र और बिहार सरकार की योजनाएं गरीबों के जीवन में न सिर्फ खुशहाली ला रही हैं बल्कि उनका जीवन स्तर भी बदल रहा है। खास रिपोर्ट। नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के डुमराव गांव के रहने वाले मनोरंजन पासवान ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जिसके बाद उनके सामने रोजगार का संकट था। घर की हालत ऐसी थी कि आजीविका चलाना भी मुश्किल था। तब उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली। योजना के तहत उन्होंने बिहार ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर पेपर प्लेट का काम शुरू किया। मनोरंजन न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बन चुके हैं बल्कि 5 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 2 मशीन ला के पहले हम शुरुआत काम किए थे, 2 मशीन से हम संतुष्ट हो रहे थे। फिर हम बैंक में किए कि प्रधानमंत्री का योजना हम लोग देखे मॉल पे, फिर मॉल पे देख के हम सर से मिले, बैंक किए, वहाँ से मिल के प्रोसेस बताया, उसे सब किए, उसके अनुसार मेरा लोन मिला। लोन मिलने के बाद हम इतना प्रोसेस आगे बढ़ाए, बहुत अच्छा चला रहे हैं, अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप कुछ सहयोग बताओ, अच्छा विस्तार करें। मनोरंजन के कारखाने में काम करने वाले कामगार बताते हैं कि पहले रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यही काम मिल रहा है। गांव के अंदर हमारे में रोजी रोजगार हमें मिल गया है। अब बाहर ना जाके हम सोच रहे हैं कि अपने गांव में ही और अपने क्षेत्र में ही रह के कुछ ऐसा करे कि 10 लोग देखे कि हाँ भाई कोई है, नया लड़का बनाया है, कहीं से भी हो, यहाँ से हो, कोई भी हो, बस अपने गांव का नाम और अपने क्षेत्र का नाम जो है हमेशा आगे रखें। बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि मनोरंजन पासवान कोरोना काल में बेरोजगार होकर घर लौटे थे। कुछ जमा पूंजी थी, लेकिन कारोबार करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी, जिसके बाद बैंक ने उनकी योजना के तहत मदद की। 10 लाख रुपए का ऋण मिला, जिससे उन्होंने कारोबार की शुरुआत की। ये जो मनोरंजन पासवान है, ये कोरोना के टाइम पे दिल्ली से आए हुए थे। उसके बाद हम इनको पीएमईजीपी के अंतर्गत 10 लाख का लोन दिए हैं। आज ये अपने अंदर कम से कम 6 से 8 लोगों को ये अपने अंदर काम करवा रहे हैं, जो सभी दिल्ली से रिटर्न आए हुए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी भारत सरकार की एक योजना है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाती है। ये योजना लघु उद्योगों के लिए सब्सिडी भी देती है, जो परियोजना की कुल लागत का 15 से 35% तक हो सकती है। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से श्याम सुंदर कुमार की रिपोर्ट। युवाओं को हुनरमंद बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में हाजीपुर में युवाओं को डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही है। खास रिपोर्ट। हाजीपुर के इस ट्रेनिंग सेंटर में रूटशेड संस्था के जरिए 32 युवाओं को कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर, जीएसटी और अन्य डिजिटल स्किल्स सिखाई जा रही हैं। युवाओं का कहना है कि यह ट्रेनिंग उनके लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया रास्ता खोल रही है। अभी कच्चे बिल का जरूरत नहीं पड़ती है, जब भी है तो ऑनलाइन ही बिल चाहिए किसी भी माध्यम से दिखाने के लिए, तो सारी चीजें सीख रहे हैं। जैसे जीएसटी के इंक्लूडेड दिखा रहे हैं, स्वराज आधार करने के लिए और जीएसटी बनाना सिखा रहा है, सैलरी स्लिप बनाना सिखा रहे हैं, अकाउंट में एक सैलरी पे कितने परसेंटेज निकाला जाता है, हर एक प्रोडक्ट पे जो अलग अलग परसेंटेज लगती है वो सारी परसेंटेज अलग अलग परसेंटेज निकाल के उसके बिल निकालना, वो सारी चीजें हम अपने सीख रहे हैं। कंप्यूटर का नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी कंप्यूटर का नॉलेज सीखे हैं, जिसमें डाटा एंट्री बनाना, अटेंडेंस शीट बनाना, सैलरी शीट बनाना, जीएसटी वगैरह बहुत सारे हैं। मतलब कि कंप्यूटर का डिजिटल दुनिया इतना टेक्नोलॉजी है कि कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता है। और अगर हम सीख गए तो हमारे आने वाले जीवन, हमारे आने वाले भविष्य में बहुत सुधार हो सकता है। इसका एक ही उद्देश्य है कंप्यूटर का कि हर रोजगार हर क्षेत्र में इसका बहुत से बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अभी नहीं सीखेंगे तो हमारे आने वाले समय में हमारा क्या हाल होगा ये हमें खुद नहीं पता है, तो इसे सीखना बहुत जरूरी है। संस्था का मानना है कि पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया अभियान तभी सफल होगा जब गांव-गांव के युवा तकनीक से जुड़ेंगे। यही वजह है कि हाजीपुर में यह पहल ग्रामीण स्वरोजगार योजना से जोड़ी गई है। युवाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हो रही है। हमें भरोसा है कि यह सब प्रशिक्षण इन युवाओं के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वे अपने सपनों को पूरा करेंगे। कंप्यूटर के माध्यम से उनको
जो है जितने भी लेखांकन का काम होता है वो सिखाया जा रहा है। और आज के दौर में यदि कंप्यूटर नहीं रहे तो जीवन बेकार हो जाता है। इसीलिए जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे कंप्यूटर पे ही किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपका जितने भी जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं या आपका कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको जो है मेल के माध्यम से हम ऑनलाइन की सहायता से ही भेजा जा रहा है। कंप्यूटर ज्ञान अब रोजगार की कुंजी है। हाजीपुर के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट। हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।